साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत, वैद्युत धारा और विद्युत धारा बहने के कारण बनने वाले परिपथ, उस परिपथ का घरेलू जो बिजली होती है, घरेलू जो परिपथ होता है उसमें किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और विद्युत परिपथ के कारण जो तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है और उस पर आधारित युक्तियां या उपकरण कौन कौन से होते हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्थिर वैद्युत के बारे में। स्थिर वैद्युत की यदि हम बात करें तो स्थिर वैद्युत कहीं पर भी किसी आवेश के कारण होता है, या तो वो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश के कारण क्या होता है, किसकी उत्पत्ति होती है? स्थिर वैद्युत की उत्पत्ति होती है। स्थिर जैसा कि इसके नाम में जुड़ा हुआ है, विद्युत जो आवेश होंगे वो स्थिर होंगे, चलायमान नहीं होंगे। यदि विद्युत जो आवेश हैं ये चलायमान हो जाते हैं तो वो स्थिर वैद्युत नहीं रहता, अपितु क्या बन जाता है? विद्युत धारा बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्युत धारा। अर्थात जब भी ऋणावेश और धनावेश स्थिर रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत। और जब वो चलायमान हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा कहला जाता है। आवेश जैसा हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। ऋणावेश की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। अब आवेशों के संदर्भ में आपको सदैव ये बात ध्यान रखनी है कि विपरीत प्रकार के आवेश तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक धनावेश दूसरे धनावेश को या एक ऋणावेश दूसरे ऋणावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर धकेलेगा। जबकि समान प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश जैसे एक प्लस और एक माइनस आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब ये धनावेश और ऋणावेश का किसी भी वस्तु में संचयन या एकत्रण किस प्रकार हो जाता है, इसकी यदि हम बात करें तो ये जो होता है वो वस्तुओं के आवेशन के कारण होता है। आवेशन का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु पर आवेश का संचित हो जाना, या तो धनावेश का संचित हो जाना या ऋणावेश का संचित हो जाना। और धनावेश और ऋणावेश का ये संचयन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। अब प्रश्न उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, ये वस्तुएं, इन वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। और इस स्थानांतरण के कारण एक वस्तु तो क्या हो जाती है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वो तो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। और इन धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुओं में हमें क्या देखने को मिलता है? एक आकर्षण बल देखने को मिलता है। दैनिक जीवन में आप कई बार इसका जो एग्जाम्पल है वो देख पाते हो। जैसे किसी स्केल को आप अपने सिर से जब रगड़ते हो तो उस स्केल पर क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो स्केल अब क्या करने लग जाती है? कागज जो होती है उस कागज को अपनी ओर खींचने लग जाती है। क्यों? क्योंकि स्केल पर तो क्या है? धनावेश, और कागज पर क्या है? ऋणावेश। या आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से एक वस्तु पर धनावेश और एक वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक दूसरे को ये क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। ये था स्थिर वैद्युत का कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किसी वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश क्या हो जाता है? जमा हो जाता है और एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करने लग जाती है। उसके दैनिक जीवन में उदाहरण भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं गतिशील आवेशों के बारे में। आवेश जब गतिशील हो जाते हैं तो मैंने आपको बताया क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत धारा, और साथ ही साथ क्या हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। एक तो क्या हो जाती है? विद्युत धारा, और एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। पहले समझते हैं हम विद्युत धारा को। मैंने आपको बताया कि जब कोई भी चालक होता है उसमें आवेश यदि प्रवाहित होने लग गए, चलित होने लग गए, गतिशील होने लग गए, तो उस स्थिति में उस चालक में विद्युत धारा बहने लग जाती है। और वो विद्युत धारा जो बहती है उसे हम किस रूप में मापते हैं? एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड के रूप में नापते हैं। और ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, अदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है? ऐसी राशियां जिनकी क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। हालांकि विद्युत धारा की भी एक निश्चित दिशा हम कह सकते हैं, उसके बावजूद विद्युत धारा को किस श्रेणी में रखा गया है? अदिश श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? अदिश श्रेणी में रखा गया है। अब यदि सूत्र के रूप में हम देखते हैं विद्युत धारा को, तो वो होती है आई के रूप में इसको इंडिकेट किया जाता है, जिसे Q/T के रूप में रखा जाता है। Q का मतलब है आवेश,
जिसे कूलाम से व्यक्त किया जाता है, और टी का मतलब समय, कितने समय तक उस आवेश को प्रवाहित किया जाता है। तो विद्युत धारा क्या हो गई, किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाएगी, एकांक समय में उस चालक से कितना आवेश बहता है, एक सेकंड में उस चालक से गुजरने वाले आवेशों की जो संख्या होगी, उस आवेश की संख्या को ही हम क्या कह देंगे, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश की संख्या एकांक समय में आवेश बहने की दर, जैसे हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर भी कह सकते हैं, वही किसी चालक में प्रवाहित क्या होती है, धारा होती है। मात्रक मैंने आपको बता दिया इसका, या तो कूलाम प्रति सेकंड होता है या फिर एम्पियर होता है। अब यदि किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम की धारा बह रही है, एक सेकंड में एक कूलाम, आई बराबर क्या हुआ, क्यू बाई टी, क्यू कितना है, एक, आवेश कितना बह रहा है, एक, समय कितने, एक सेकंड के लिए, तो इस स्थिति में आई का मान कितना आ गया, एक, तो एक एम्पियर धारा क्या हो गई। यदि एक कूलाम आवेश एक सेकंड के लिए किसी तार में बहता है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, उस तार से बहने वाली धारा की मात्रा कितनी हो जाएगी, एक एम्पियर हो जाएगी। जैसा हमने शुरू में बात की थी कि जब आवेश गति करने लग जाते हैं तो धारा उत्पन्न होती है, लेकिन इस उत्पन्न हुई धारा की जो दिशा होती है वो आवेश के प्रवाह से विपरीत होती है। आवेश सदैव प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट की ओर, धारा की जो दिशा होती है वो सदैव क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, जबकि आवेश के प्रवाह की दिशा यदि हम टर्मिनल के हिसाब से देखें तो आवेश की, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो आवेश प्रवाह या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दिशा होगी वो क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर, किसकी, आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, आवेश या इलेक्ट्रॉन, जबकि धारा के प्रवाह की दिशा सदैव क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है। ये था विद्युत धारा जो किससे उत्पन्न होती है, किसी भी आवेश के चलायमान या गतिशील होने पर क्या हो जाती है, परिपथ में उत्पन्न हो जाती है। अब जब धारा गतिशील, जब आवेश क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, एक चालक बल में क्या होते हैं, वो गतिशील होते हैं, चालक बल में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तो इस चालक बल के जो दोनों किनारे हैं उन किनारों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। एक किनारे पर उत्पन्न विभव अलग होता है, दूसरे किनारे पर उत्पन्न विभव क्या होता है, अलग होता है। विभव क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन होता है, एक सिरे पर ऊर्जा अलग होती है, दूसरे सिरे पर ऊर्जा अलग होती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, विभव। तो दोनों किनारों पर विभव में अंतर होता है और उस अंतर को ही क्या बोल देते हैं, विभवांतर बोल देते हैं। और इसी विभव के अंतर के कारण, या जिसे विभवांतर कहा जाता है, उस विभवांतर के कारण ही उस चालक तार में धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, और इस प्रकार से एक परिपथ का निर्माण हो जाता है। हम देख रहे हैं ये एक परिपथ निर्मित हो जाता है, जिसमें ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है, जिसमें धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। यहाँ बीच में क्या होता है, एक अवरोध लगाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है इसे कुंजी या स्विच के नाम से जाना जाता है। कुंजी को जब ऑन कर देते हैं तो इस परिपथ में से विद्युत धारा क्या होती है, बहती है। जब इस परिपथ में से विद्युत धारा बहती है तो हमने देखा कि परिपथ में सदैव एक तार लगाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। और ये प्रतिरोध एक निश्चित नियम पर कार्य करता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम का नियम इसे कहा जाता है। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि यदि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप मतलब एक स्थिर ताप पर, यदि किसी चालक तार में हम क्या, धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक है, धारा का क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे, तो उस चालक तार के दोनों सिरों पर क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और वो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। मान लो ये एक तार है, इस एक तार में हमने क्या किया, धारा प्रवाहित करी आई, इस सिरे पर V1 विभवांतर, इस सिरे पर V2 विभव है, तो विभवांतर कितना हो गया, V2 माइनस V1, जिसे हम किस नाम से, V नाम से इंडिकेट कर दिया मान लो। अब ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, ये विभवांतर इस चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। तो V समानुपाती I, अब इसको बराबर करने के लिए V बराबर आई आर लिख देते हैं। ये जो R हमने लिया है ये क्या होता है, नियतांक होता है,
क्या होता है, ये एक नियतांक होता है और इस नियतांक को ही चालक का क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध बोल देते हैं। इस नियतांक को ही चालक का प्रतिरोध बोल देते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो ये बात थी ओम के नियम की। और ओम का नियम क्या कहता है, किसी भी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होते हैं। या इसको हम कह सकते हैं किसी भी चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब एक चीज हमने देखी थी प्रतिरोध, क्या, प्रतिरोध। और प्रतिरोध हमने क्या देखा था, आर के नाम से इसे इंडिकेट किया गया था। अब ये प्रतिरोध आखिर होता क्या है, प्रतिरोध को ये सरल भाषा में हम कहें तो प्रतिरोध का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु के द्वारा चालन विद्युत धारा के जो बहना है उसको किस प्रकार से अवरोधित किया जाता है, वही उसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यानी धारा बहने में जो बाधा उत्पन्न की जाती है, धारा के प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा होती है, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और ये बाधा किसी भी वस्तु द्वारा क्यों उत्पन्न की जाती है, वो डिपेंड करता है उस वस्तु के परमाणु और अन्य कारकों पर। तो वस्तु के परमाणुविक विन्यास और कुछ अन्य कारकों के कारण से प्रत्येक चालक धारा बहने का क्या करता है, विरोध कुछ मात्रा में करता है। और वो विरोध की मात्रा ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होता है, ये अक्षर होता है, जिसे ओम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध आर समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। अर्थात किसी चालक की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और इसी प्रकार से ये आर व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट, या हम कह सकते हैं तार की मोटाई के, चालक तार की मोटाई के। तो चालक तार की लंबाई के तो प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती, और चालक तार की मोटाई के क्या होता है, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सम्मिलित रूप से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आर समानुपाती एल अपॉन ए। ए क्या होता है, तार का मोटाई या तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार की जो मोटाई होती है, ये मान लो तार है, तो इसकी जो मोटाई होती है या इसका जो क्षेत्रफल होता है उसे हम किस नाम से इंडिकेट करते हैं, ए नाम से इंडिकेट करते हैं। अब जैसा हमने सूत्र से देखा, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस रूप में हमने इसको लिख दिया। एल क्या है, तार की लंबाई, ए हमने देख लिया, क्षेत्रफल है तार का। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, समानुपाती का निशान हटा दिया और इक्वल टू का निशान लगा दिया। जब भी समानुपाती का निशान हटा के इक्वल टू का निशान लाया जाता है तो एक नियतांक यहां पर आता है और ये नियतांक है रो। इसको क्या कह देते हैं हम, रो नाम से इंडिकेट करते हैं। और आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए इसे हम लिख देते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए का तात्पर्य क्या हो गया, रो नाम से एक नियतांक हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, नियतांक हमें प्राप्त होता है और इस नियतांक को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए हमने सूत्र लिखा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मान लिया जिस तार में धारा बह रही है, हम मान के चलते हैं उसकी लंबाई कितनी है, 1, और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1/1 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये L अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी कि रो इंटू 1, रो इंटू 1 मतलब 1, तो रो बराबर क्या हो गया, R। तो हम विशिष्ट प्रतिरोध को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा चालक, ठीक है, ऐसा चालक जिसकी लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो और उसकी मोटाई भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है, एकांक मोटाई एकांक लंबाई वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे परिभाषित कर दिया हमने, एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये था प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों को ही हमने फॉर्मूले के माध्यम से देखा, उसकी कॉन्सेप्ट को समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोधों के प्रकार की। प्रतिरोधों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रतिरोध होता क्या है, विद्युत धारा के बहने में कोई अवरोध जो उत्पन्न किया जाता है किसी भी पदार्थ द्वारा, वही उसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है।
अब प्रतिरोध होते हैं वो दो प्रकार के, पहला ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? V समानुपाती I। इस नियम का जो पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमीय प्रतिरोध। और इस नियम का जो पालन नहीं करते वो कैसे प्रतिरोध कहलाते हैं? अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते और इसके एग्जाम्पल है डायोड और ट्रायोड। डायोड और ट्रायोड क्या करते हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात इनमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उन पर उत्पन्न विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के समानुपाती नहीं होता है। इस नियम का पालन ये नहीं करते हैं। तो ये थे प्रतिरोधों के प्रकार। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध और मिश्र धातुओं के प्रतिरोध के बारे में। देखिए, विद्युत का चालन धातुओं द्वारा किया जाता है, तो धातु का कोई तार है वो भी प्रतिरोध का क्या करेगा? शुद्ध धातु का तार भी क्या करेगा? विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, विद्युत चालन भी करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा? इसका कोई ना कोई क्या होगा? प्रतिरोध भी होगा, कोई ना कोई प्रतिरोध भी होगा। इसी प्रकार मिश्र जो धातु होती है वो मिश्र धातु भी क्या करती है? विद्युत का चालन भी करती है और इसका कोई ना कोई प्रतिरोध भी होता है। अब अंतर क्या होता है शुद्ध धातु के तार के प्रतिरोध में और मिश्र धातु के प्रतिरोध में? जो मिश्र धातु का प्रतिरोध होता है, मिश्र धातु का जो तार होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो सदैव शुद्ध धातु के तार से अधिक होता है। यानी शुद्ध धातु जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, अब उस शुद्ध धातु में एक अन्य धातु मिला दी जाए तो क्या बन गया? मिश्रित धातु बन गई। मिश्रित धातु से बनने वाला जो प्रतिरोध जो तार होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? सदैव क्या होगा? शुद्ध धातु से अधिक होगा। जब प्रतिरोध अधिक होगा इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा बहने में, विद्युत धारा बहने का विरोध जो है वो अधिक होगा। विरोध क्या होगा? अधिक होगा। तो मिश्र धातुओं द्वारा विद्युत धारा बहने का विरोध अधिक किया जाता है। विरोध अधिक किए जाने के कारण ये विद्युत धारा के कारण यदि उच्च ताप भी उत्पन्न होता है तो उसको भी सहन कर लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि उच्च ताप पर भी मिश्र धातु तापमान सहन कर लेती हैं और उनका दहन नहीं होता है, वो जलती नहीं है। अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी क्या किया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो एक परिपथ बनता है। उस परिपथ में जो तार हैं उनको जोड़ा जाता है और एक सिरे पर क्या जोड़ी जाती है? बैटरी जोड़ी जाती है और साथ ही उस परिपथ में एक कुंजी या स्विच होता है। कुंजी जब ऑन कर दी जाती है तो विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। कैसे? प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। अब यदि इस परिपथ में हम एक से ज्यादा प्रतिरोधों को जोड़ दें तो उसे कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। अब ये प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम और दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम। इनके नाम से ही स्पष्ट है। श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होगा कि प्रतिरोध, एक तार का जो सिरा है, एक प्रतिरोध का जो सिरा है वो दूसरी तरफ दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा होगा। पहले प्रतिरोध को R1 कह देंगे, दूसरे प्रतिरोध को R2 कह देते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3 इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे पहले सिरे से जुड़ा होता है। विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा I नाम से I मात्रा में बहेगी मान लो। अब ये विद्युत धारा तीनों ही प्रतिरोधों में समान मात्रा में बहती है क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो धारा जो तीनों प्रतिरोधों में बहेगी वो श्रेणी क्रम में क्या बहेगी? बराबर बहेगी। तो R1, R2, R3 नाम के प्रतिरोध जब लगा दिए जाते हैं किसमें? श्रेणी क्रम में, तो उनमें बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वो सब में क्या होती है? बराबर होती है, सबसे पहली चीज। और जो परिणामी प्रतिरोध मतलब सभी तारों द्वारा मिलकर जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है वो सभी प्रतिरोधों का योग होता है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पहले तार का प्रतिरोध प्लस दूसरे तार का प्रतिरोध प्लस तीसरे तार के प्रतिरोध, तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों का परिणामी जो प्रतिरोध है वो निकलकर सामने आता है। धारा समान बहती है लेकिन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों पर। ठीक है, तो धारा समान। उपयोग की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो सजावटी लड़ी हमारे घर पे दिवाली में या अन्य जो खुशी के मौके हैं उन पर जो सजावटी लड़ी लगाई जाती है वो सजावटी लड़ी में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो किस प्रकार का होता है? इसी प्रकार का श्रेणी क्रम का संयोजन होता है। और हम देखते हैं कि यदि एक बल्ब बीच में खराब हो जाता है तो बाकी के जो बल्ब हैं वो भी कई बार क्या करते हैं? खराब हो जाते हैं। यानी एक उपकरण खराब हो गया
तो पूरे के पूरे उपकरण में धारा क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, पूरा उपकरण ही कार्य नहीं करता। ये था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा, प्रतिरोधों का समांतर रूप से भी संयोजन हो सकता है, यानी कि एक दूसरे के समांतर रूप से परिपथ में क्या जोड़े जाएं, प्रतिरोध जोड़े जाएं, तो इसे क्या कह दिया, समांतर क्रम का प्रतिरोधों का संयोजन कह देते हैं। अब इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग, देखिए परिपथ से धारा कितनी आई, यहां से परिपथ से धारा चली और परिपथ से इस बैटरी से ये धारा चली और ये यहाँ आई। अब यहाँ आके ये तीन हिस्सों में धारा बट गई, पहले R1 को I1 जारी है मान लो, दूसरे को I2 और तीसरे को I3। तो प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसको अलग अलग मात्रा में क्या होती है, धारा प्राप्त होती है, किसमें, समांतर क्रम का संयोजन जब प्रतिरोधों का किया जाता है। और परिणामी जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे उनका परिणामी प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला उनका इनवर्स करके, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, जितने भी जुड़े हुए हों उस प्रकार से निकाला जाता है। अलग अलग प्रकार की धारा बहती है, ये हमने देख लिया। और इस प्रतिरोधों के समांतर क्रम पर संयोजन पर आधारित उपकरणों की यदि हम बात करें तो विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं परिपथ में वो समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं। जबकि इससे पहले हमने देखा सजावटी लड़ी में जो प्रतिरोध जोड़े गए थे वो कैसे जोड़े गए थे, श्रेणी क्रम में। जबकि विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अब प्रतिरोध की हमने बात कर ली, और प्रतिरोध से बिल्कुल उल्टी चीज होती है चालकता। प्रतिरोध हमने कहा किसी भी परिपथ में धारा बहने का जो विरोध किया जाता है वो तो कहलाता है प्रतिरोध, और चालकता का तात्पर्य होता है धारा बहने में कितना साथ, कितनी मात्रा में धारा किसी चालक से बह सकती है, यानी धारा को अपने अंदर से प्रवाहित करने की क्षमता क्या होती है, चालकता, और उसको रोकने की क्षमता क्या होती है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की हम बात कर चुके, अब हम बात करेंगे चालकता। अब चालकता बिल्कुल उल्टा है प्रतिरोध का, तो अब चालकता क्या होती है, चालकता एक प्रकार से प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होती है। चालकता को किससे, जी से क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, और ये बिल्कुल उल्टी होती है किसके, प्रतिरोध के। तो जी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/R के रूप में लिख सकते हैं। अब 1/R, R का मात्रक क्या था, ओम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/ओम। इसका मात्रक क्या होगा, 1/ओम, और 1/ओम को ओम इनवर्स 1 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ओम इनवर्स 1 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। या फिर इसे म्योह मात्रक भी, इसका मात्रक एक मात्रक क्या है, म्योह। और चालकता के ऐसा ही मात्रक को हम देखें तो वो है सीमेन। तो चालकता के तीन मात्रक, पहला ओम इनवर्स 1, दूसरा म्योह, और तीसरा ऐसा ही मात्रक यदि हम देखें तो वो कौन सा है, सीमेन। अब जैसा प्रतिरोध के साथ में हमने जुड़ा हुआ क्या देखा था, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या था, 1 मीटर लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध था वो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी प्रकार चालकता के साथ में जुड़ी हुई है कौन सी, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता क्या होती है, जैसे चालकता क्या थी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसी प्रकार विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। और इसे इस इंडिकेटर से, ठीक है, इस सिग्मा नाम की इंडिकेटर से क्या करा जाता है, दर्शाया जाता है। और ये क्या होता है, 1/ρ, और रो यहाँ क्या होती है, ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वही क्या होती है, विशिष्ट चालकता होती है। और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स 1 इंटू मीटर इनवर्स 1। ओम की घात -1 और मीटर की घात -1 क्या होता है, इसका मात्रक होता है, किसका, विशिष्ट चालकता का। चालकता की बात कर ली, विशिष्ट चालकता की बात कर ली। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार की जो धातु के तार हैं उनकी चालकता का क्रम क्या होता है। चालकता का यदि हम क्रम देखें तो सबसे अधिक मात्रा में चालकता का जो गुण प्रदर्शित करती है वो धातु है चांदी, यानी चांदी के तार सर्वाधिक मात्रा में विद्युत धारा का क्या कर देता है, चालन करता है। सेकंड नंबर पे है कॉपर, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पे फेरस, और उसके बाद Hg या पारा। इस क्रम में एक क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। और हमारे घरों में जो विद्युत के तार हमें देखने को मिलते हैं वो तार कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों के मिश्रण से बने हुए तार होते हैं, क्योंकि हमने देखा कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों की ही जो विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता या चालकता होती है वो दूसरे और तीसरे नंबर की होती है। ये थी चालकता, विशिष्ट चालकता। और विभिन्न पदार्थों की जो चालकता होती है उसका क्रम क्या होता है, और हमारे विद्युत तार किस
मटेरियल के बने होते हैं, उनकी चालकता किस प्रकार की होती है। अब बात करेंगे हम घरेलू परिपथ की। घरेलू परिपथ हमारे घर में बिजली का जो सर्किट हमें देखने को मिलता है वही क्या होता है, घरेलू परिपथ होता है। तो घरेलू परिपथ के बारे में कुछ विशेष बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, आइए उनको देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी में वर्णित की गई है। सबसे पहली चीज तो घरेलू परिपथ में विभवांतर जो होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में वोल्टेज का जो अंतर होता है घरेलू परिपथ में वो कितना होता है, 220 वोल्ट। और जो धारा बहती है घरेलू परिपथ में वो कौन सी होती है, एसी, अल्टरनेट करंट उसे बोलते हैं, और दूसरे प्रकार की धारा को बोलते हैं डीसी। अब डीसी और एसी में अंतर क्या होता है, एसी अल्टरनेट करंट, और ये दूसरा दिष्ट धारा, इसे क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, और इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो घरेलू परिपथ में जो धारा बहती है वो कौन सी होती है, एसी। और हमारे जितने भी उपकरण कार्य करते हैं वो किस पर कार्य करते हैं, डीसी पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, दिष्ट धारा पर कार्य करते हैं। एसी और डीसी का अंतर यदि हम समझे तो एसी जो धारा होती है उस धारा की जो दिशा है, धारा की दिशा बदलती रहती है, यानी विद्युत धारा के बहने की दिशा जो है वो बदलती रहती है, ये नहीं बदलती, कांस्टेंट रहती है, वो कहलाती है डीसी। अब घरेलू परिपथ में जो विद्युत धारा बहती है उस विद्युत धारा की दिशा इतनी तेजी से बदलती है कि वो हमें महसूस होती हुई दिखाई नहीं देती। 1/100 सेकंड यानी 1 सेकंड के 100वें भाग में हर बार विद्युत धारा जो हमारे घरेलू परिपथ में बहती है वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है, इसीलिए इसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। अब जो हमारा घरेलू परिपथ होता है उसमें 3 प्रकार के 3 रंगों के तार हमें दिखाई देते हैं। एक तार कैसे रंग का होता है, हरा, जो कि क्या होता है, अर्थिंग का तार होता है। हरा रंग होता है वो किसका होता है, अर्थिंग का तार होता है। जबकि एक तार होता है लाल रंग का जो क्या होता है, प्लस धनावेशित होता है। और एक तार होता है काले रंग का जिसका क्या होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, ये कैसा होता है, उदासीन। तो काला तार तो होता है उदासीन, लाल तार होता है प्लस, और हरा तार होता है अर्थिंग का। और जो हमारे घर में फ्यूज जोड़े जाते हैं घरेलू परिपथ में वो सदैव लाल तार यानी धनावेशित तार जो इंडिकेट करता है लाल रंग को, उससे जोड़े जाते हैं। जो धारा बहती है हमारे घरेलू परिपथ में वो एसी और कूलर के लिए धारा की आवश्यकता होती है 15 एम्पियर, और जबकि जो अन्य युक्तियां, अन्य उपकरण जो हमारे घरेलू परिपथ के अंतर्गत कार्य करती हैं उनको धारा की आवश्यकता होती है केवल 5 एम्पियर। अब कई बार शॉर्ट सर्किट हमें घरेलू परिपथ में देखने को मिलता है जिसे लघुपतन या शॉर्ट सर्किट सामान्य शब्दों में कहा जाता है। वो लघुपतन क्या होता है, जब उदासीन तार अर्थात काला तार, ये देख रहे हैं काला तार, ये काला तार, और दूसरा तार कौन सा होता है, धनात्मक तार, ये वाला लाल तार। ये काला तार और लाल तार जब किसी प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, घरेलू परिपथ में हमें लघुपतन या शॉर्ट सर्किट की घटना देखने को मिलती है, जिससे तार क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और लाइट कट जाती है। अब जो घरेलू परिपथ होता है उसमें जो उपकरण जोड़े जाते हैं, घरेलू परिपथ बिजली आई लाइन से फिर घरेलू परिपथ में पहुंची, और उस घरेलू परिपथ से या मीटर से कुछ उपकरण हमारे घर के जुड़े होते हैं, और वो उपकरण सदैव घरेलू परिपथ में किस क्रम में जुड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। 2 प्रकार के क्रम हमने देखे थे, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम में। तो उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं हमारे घरेलू परिपथ में, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, ताकि सभी के सभी उपकरणों को एक जैसी वोल्टता, समांतर क्रम में जब उपकरण जोड़े जाते हैं उनको विद्युत धारा की मात्रा तो अलग अलग मिलती है लेकिन उनको वोल्टता एक जैसी मिलती है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। और एक जैसी वोल्टता मिलने के कारण क्या होता है, वो क्या होते हैं, उनमें किसी प्रकार का, कई बार हमें जब वोल्टता ज़्यादा या कम आती है, कई बार आगे से वोल्टता कम या ज़्यादा आती है तो उसका असर इन पे नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इन सभी को एक ही प्रकार की वोल्टता प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जबकि फ्यूज जो जोड़ा जाता है घरेलू परिपथ में वो किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि विद्युत धारा जो है वो उपकरणों में जाने से पूर्व किससे होकर गुजरे, फ्यूज से होकर गुजरे, और अधिक मात्रा में यदि विद्युत धारा आती है तो वो सर्किट वहां पर कट हो जाए और अधिक मात्रा की विद्युत धारा आगे उपकरणों तक नहीं पहुंचे। अर्थिंग तार, जैसा हमने देखा था कि एक अर्थिंग तार भी हरे रंग का घरेलू परिपथ में हमें देखने को मिलता है, और ये अर्थिंग तार क्या काम आता है, कई बार विद्युत क्षरण की यानी विद्युत का
हास होने की, विद्युत क्षरण की जो स्थिति होती है, विद्युत का लीकेज होने की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में ये अर्थिंग वाला तार क्या करता है, जो हमारे एपरेटस या उपकरण लगे हुए हैं उनके विभव को और भूमि के विभव को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। और जब विभव बराबर रहेंगे तब किसी प्रकार की धारा नहीं बहती। धारा कब बहती है विद्युत धारा, जब विभव में अंतर होता है, एक उपकरण और दूसरे उपकरण में जब विद्युत में जब विभव में अंतर होता है तभी वहां धारा बहती है, अन्यथा नहीं बहती। तो ये अर्थिंग का तार क्या कर देता है, यदि किसी स्थिति में क्या हो गया, विद्युत धारा की अतिरिक्त मात्रा आ जाती है, तो उस अतिरिक्त मात्रा आने की स्थिति में ये उपकरण के विभव और धरती के विभव को आपस में बराबर कर देता है, जिससे किसी प्रकार का झटका या विद्युत धारा का प्रवाह महसूस वहां नहीं होता। ये होता है इस हरे रंग के तार का घरेलू परिपथ में कार्य। अब घरेलू परिपथ की हमने बात की, तो हम देखते हैं कई बार विद्युत शक्ति शब्द हमें सुनने को मिलता है। विद्युत शक्ति की यदि हम बात करें तो विद्युत शक्ति एक्चुअल में क्या होता है, मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत परिपथ या विद्युत धारा की क्षमता कितनी होती है, उस क्षमता के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत शक्ति का प्रयोग। जैसे कितने किलोवाट का कनेक्शन हमारे यहाँ है, उसका तात्पर्य है कि उस विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी है, और इस शक्ति को वाट या किलोवाट में मापा जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक तो है वाट, और इसका बड़ा मात्रक क्या है, किलोवाट। तो वाट और किलोवाट में विद्युत की शक्ति को मापा जाता है, और कई बार इसे यूनिट के रूप में भी कहा जाता है। आप कई बार सुनते हैं कि इतने यूनिट जो है वो कंज्यूम की गई हमारे मीटर के द्वारा। तो यूनिट का यदि हम तात्पर्य देखें तो यूनिट का मतलब है विद्युत ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा। कौन सी निश्चित मात्रा, जो कि किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। यानी कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें 1 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, वो क्या कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है, बशर्ते कि वो विद्युत परिपथ कितने किलोवाट का हो, 1 किलोवाट वाली शक्ति का हो। यानी 1 किलोवाट शक्ति वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है वो क्या कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। तो ये था किसका कॉन्सेप्ट, विद्युत शक्ति का। अब हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, हम देखते हैं कि ये क्या होती है। आपने कई बार बड़ी लाइन के कुछ तार देखे हैं, बड़ी लाइन के कुछ तार देखे हैं, ठीक है, बड़े खंबे देखे हैं जिनमें मोटे मोटे तार आपको दिखाई देते हैं। वहां से ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में क्या आती है, लाइट आती है। घरों में क्या होती है, लाइट आती है। अब ट्रांसफार्मरों से घरेलू परिपथ को ये जो धारा गमन होती है, गतिशील होती है या ट्रांसफर होती है, वो कितने वोल्ट पर होती है, 22,000 वोल्ट पे। इसीलिए इन बड़े खंभों को बड़ी लाइन या 22,000 वोल्ट या उच्च वोल्टेज वाली लाइन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस वोल्टेज पर एक जगह से दूसरी जगह धारा जब ले जाई जाती है तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास कम होता है, और ये किस रूप में ले जाई जाती है, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में ले जाई जाती है। तो प्राथमिक शक्ति स्टेशन, यहाँ मान लो बिजली उत्पादन होता है, तो बिजली उत्पादन से लेके उसको ट्रांसफर करने का कार्य जो करा जाता है वो इन बड़ी लाइनों के द्वारा किया जाता है। और बड़ी लाइनों में ये प्राथमिक जो शक्ति स्टेशन से बड़ी लाइनों के द्वारा ये जो संक्रमण या ट्रांसफर विद्युत धारा का किया जाता है वो कितने वोल्टेज पर किया जाता है, 22,000 वोल्टेज पर किया जाता है। ये था विद्युत शक्ति, किस प्रकार से विद्युत शक्ति हमारे घरों तक पहुंचती है उसकी बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में। उनमें से एक प्रभाव है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सरल है, सरल शब्दों में यदि हम इसको कहें कि यदि विद्युत के कारण क्या हो जाए, ताप उत्पन्न हो जाए, ताप उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कह देते हैं। और ये स्पष्ट रूप से हमें हीटर में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से विद्युत से जोड़ने पर हीटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को ही क्या कह देते हैं, तापीय प्रभाव कह देते हैं। इसमें क्या होता है, उच्च श्रेणी का प्रतिरोध यदि लगा दिया जाएगा, यानी किसी विद्युत परिपथ में हम क्या लगा देंगे, उच्च प्रतिरोध लगा देंगे, तो उच्च प्रतिरोध क्या करेगा, धारा बहने में क्या करेगा, अवरोध करेगा। और अवरोध करने के कारण क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। ऊर्जा की हानि किस रूप में हमें देखने को मिलेगी, ताप के रूप में देखने को मिलेगी। और तापीय प्रभाव यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा यहाँ किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, ताप ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी ये किस पे डिपेंड करता है, ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज तो
धारा पर, कितनी धारा बह रही है। दूसरी चीज प्रतिरोध पर, कि किस प्रतिरोध श्रेणी का तार लगाया गया है। और तीसरा, कितने समय तक धारा बह रही है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। और जूल का तापन नियम क्या कहता है, जो यदि किसी तार में विद्युत धारा बहेगी तो उस विद्युत धारा के बहने से उत्पन्न जो उष्मा H होगी, उत्पन्न उष्मा जो H होगी, वो H किसके समानुपाती होगी, I स्क्वायर, बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। वो H किसके समानुपाती होगी, उस तार के प्रतिरोध के समानुपाती होगी। और वो किसके समानुपाती होगी, वो उसमें बहने वाली धारा के समय के बराबर, यानी कितने समय तक धारा जा रही है उस तार में से, उसके बराबर होगी। और इसी को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, जूल का तापन नियम कह दिया जाता है, जो ये कहता है कि किसी भी चालक से यदि धारा बहती है तो उस चालक में धारा बहने के कारण उसमें उत्पन्न होने वाला ऊष्मीय प्रभाव, उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा, उसके प्रतिरोध और कितने समय तक धारा बहती है, उन सभी कारकों पर डिपेंड करता है, उन सभी कारकों पर निर्भर करता है। जितनी अधिक मात्रा में ये कारक होंगे उतना ही ज्यादा ऊष्मीय प्रभाव जो है वो उत्पन्न होगा। अब विद्युत धारा का जो ये तापीय या ऊष्मीय प्रभाव हमने देखा, इस पर कुछ युक्तियां कार्य करती हैं जो दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। ये देखते हैं कौन कौन सी ये युक्तियां हैं जो दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रभाव के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को ये क्या करती हैं, इंगित करती हैं। इनमें से पहला उपकरण है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, जैसा हम देखते हैं विद्युत धारा हम देते हैं और विद्युत धारा देने पर बल्ब से हमें क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है। लेकिन प्रकाश के साथ हम देखते हैं कि बल्ब के आसपास का एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही मिलती है, किससे, बल्ब से। तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बल्ब में एक तंतु लगा होता है और वो तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। यानी अत्यधिक ज्यादा तापमान पर भी वो क्या होता है, गलता नहीं है। और इस तंतु, टंगस्टन के तंतु की उम्र बढ़ाने के लिए बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन नाम की गैस भरी होती है। जब विद्युत धारा आती है इस टंगस्टन के तंतु को गर्म करती है। गर्म करने से क्या होता है, एक तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार का उदाहरण है ट्यूबलाइट। कौन सा, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करता है, ट्यूबलाइट में भी वही बल्ब वाली मैकेनिज्म, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन ऊष्मा ऊर्जा बल्ब की अपेक्षा ट्यूबलाइट में कम उत्पन्न होती है। इसी प्रकार CFL में भी प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, लेकिन बल्ब और ट्यूबलाइट की अपेक्षा CFL में ऊष्मा कम मात्रा में उत्पन्न होती है। तीसरा है, चौथा इस प्रकार का उपकरण है जो कि तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, वो है विद्युत फ्यूज, जो घरों में लगाया जाता है। ये जो विद्युत फ्यूज लगाया जाता है वो इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि अधिक वोल्टता या अधिक धारा जो यदि प्राप्त हो जाए घर में तो उपकरण खराब ना हो, इसके लिए श्रेणी क्रम में इस प्रकार का एक फ्यूज लगा दिया जाता है, एक तार लगा दिया जाता है। और ये जो तार होता है, ये जो फ्यूज होता है, ये किससे बना होता है, उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु से बना होता है। सबसे पहली चीज तो हमने देखा था कि मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है वो शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होता है। इसलिए जो हमारे विद्युत फ्यूज होते हैं उसमें हम प्रतिरोध उच्च होने के कारण किसका काम में लेते हैं, मिश्र धातु का काम में लेते हैं, शुद्ध धातु का काम में नहीं लेते। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और गलनांक उच्च होने के कारण थोड़ी कम मात्रा में यदि विद्युत धारा आती है तो उसमें तो ये पिघलते नहीं है। लेकिन जैसे ही अधिक मात्रा की धारा आ गई तो क्या हो गया, उच्च गलनांक के होते हुए भी क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। और जैसे ये पिघल लेंगे तो देखिए, ये मान लो क्या है, विद्युत धारा घर में लाने वाला तार है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फ्यूज। तो जैसे ही क्या होगा, धारा अधिक मात्रा में आ गई तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और ये जो सर्किट है यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आगे घरेलू परिपथ तक या घरेलू उपकरणों तक ये अधिक मात्रा की जो धारा है वो पहुंचेगी नहीं। 1 से 10 एम्पियर तक की जब धारा आती है उस स्थिति में तो ये जो फ्यूज हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं, पिघलते नहीं है और धारा आगे विद्युत परिपथ में बढ़ती रहती है। और इससे ज्यादा एम्पियर की धारा आ जाती है तो क्या हो जाते हैं, ये परिपथ को तोड़ देते हैं और इस प्रकार से उपकरणों की रक्षा अधिक विद्युत धारा से करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मिश्र धातु के ये बने होते हैं और दो प्रकार की धातुएं इसमें सम्मिलित होती हैं, एक तो टिन और एक सीसा। टिन 63% मात्रा में और सीसा 37% मात्रा में जो है वो इसमें शामिल होता है। और इस प्रकार के मिश्र धातु से ये फ्यूज बने होते हैं। फ्यूज के स्थान पर आजकल हम देखते हैं एक विशेष प्रकार का उपकरण काम में लिया जाने लगा है, जिसे माइक्रो सर्किट बैरियर या MCB के नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार की हमारे घरेलू परिपथ में
दिखाई देती है। और इनका फ़ायदा क्या होता है कि इनको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और जब अधिक मात्रा में विद्युत आ जाती है तो ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, नीचे की तरफ इनका स्विच हो जाता है और परिपथ का जो है, घरेलू परिपथ में ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है वो कार्य करता है, कौन कौन सी युक्तियाँ इसके ऊपर निर्भर हैं। एक और युक्ति हम देखें तो जो इस्त्री या हम प्रेस देखते हैं हमारे घरों में, या फिर जो हीटर देखते हैं, वो हीटर भी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तापीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि किस प्रकार से स्थिर वैद्युत कार्य करता है, किस प्रकार से विद्युत धारा कार्य करती है, ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होते हैं, चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, कौन सी युक्तियां उस पर कार्य करती हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के एक अन्य टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।